पुराने समय की बात है। एक गांव में श्रीमान त्रिलोचन शास्त्री रहते थे। त्रिलोचन शास्त्री जी बड़े ही विद्वान और कवि आदमी थे। आसपास के इलाकों में उनकी बहुत ख्याति थी। एक बार शास्त्री जी मिथिला से अपने गांव जा रहे थे। पैदल का रास्ता था तो उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ता था। रास्ते में खाने पीने के लिए उनके पास थोड़ा सा सत्तू और लड्डू थे। उस दिन कड़ी धूप पड़ रही थी। शास्त्री जी पसीने से तरबतर थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जलाशय पड़ता था जिसके आसपास कई छायादार वृक्ष थे। ऐसा मनोरम स्थान किसी भी राहगीर की थकान को दूर करने में सक्षम था। जब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां पर एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। उनका विचार था कि पसीना सूखने के बाद वो स्नान करेंगे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई और वो काफी देर तक सोते रहे। उसके बाद उन्होंने जागकर स्नान किया और फिर लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलने लगे। फिर थैले में से 2 लड्डू निकालकर सामने रखे। अभी वो खाने ही जा रहे थे कि सामने से थका हारा, पसीने से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। आने वाला वो यात्री राजसी वस्त्रों से सुसज्जित था। शास्त्री जी ने बड़े ही अपनेपन से कहा, भाई लगता है बहुत दूर से पैदल आ रहे हो। आओ बैठो, पहले पसीना सुखा लो। जब उसका पसीना सूख गया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने को दिया, जिसे बड़ी ही कृतज्ञता से उसने पिया। दोनों का आपस में परिचय हुआ। संयोग से नाम से दोनों ही एक दूसरे से परिचित थे। वो आदमी मगध का राजकुमार सूर्यदत्त था। वो बोला, आपका बहुत नाम सुना है शास्त्री जी। मगध के दरबार में आपकी विद्वता के बहुत चर्चे होते हैं। धन्य है मिथिला, जहां पर आप जैसे मनुष्य का जन्म हुआ। शास्त्री जी ने कहा, राजकुमार, प्रभु की कृपा से आप सबका सम्मान प्राप्त है और मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी हूं। शास्त्री जी आगे बोले, आप बताएं कि आप इस जंगल में पैदल कहां से चले आ रहे हैं। राजकुमार सूर्यदत्त ने कहा, शास्त्री जी, मैं अपने अश्व पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। मैं उसके पीछे था। हिरण तो गुम हो गया और मैं एक सरोवर देखकर रुक गया। मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मैंने अश्व को पानी के लिए छोड़ा, पर उस जलाशय में एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ था जिसने मेरे घोड़े को दबोच लिया। शास्त्री जी के मुंह से एकदम निकला, ओह बेचारा घोड़ा। सूर्यदत्त उदास स्वर में बोला, मैंने बहुत प्रयास किया पर घोड़े को न बचा सका। हारकर मैं वहां से चल पड़ा और यहां आ पहुंचा। शास्त्री जी बोले, आपने तो बहुत कष्ट पाया राजकुमार। खैर, सब प्रभु की इच्छा से होता है। आप कुछ खा लीजिए। शास्त्री जी ने बड़े ही प्रेम से सूर्यदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू निकाले और खाने के बाद पानी भी पी लिया। उसके बाद दोनों लेट गए और बतियाने लगे। सूर्यदत्त अपने राज्य के विषय में बता रहा था। अचानक शास्त्री जी की नजर सरोवर के किनारे पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। वो कौवा बड़ी ही विचित्र हरकत कर रहा था। वो अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था। वो बार बार अपनी चोंच पानी में भिगोता और पत्थर पर घिसता। अचानक ही शास्त्री जी के मन से कविता की 2 पंक्तियां निकल गईं। वो बोले, घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार सूर्यदत्त ने आश्चर्य से शास्त्री जी को देखा और बोला, अरे शास्त्री जी, असमय और अकस्मात आप कविता पाठ कैसे करने लगे? ठीक ही आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। आप तो सचमुच एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। शास्त्री जी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे राजकुमार जी, मैं इतना अच्छा भी कवि नहीं हूं। मुझे तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही ये पंक्तियां याद आ गईं। सूर्यदत्त ने कहा, फिर भी ये रचनात्मक और अनूठा दृश्य है और आपकी पंक्तियां भी बिल्कुल सटीक और अर्थपूर्ण हैं। कृपा करके उन्हें पुनः दोहराएं। मैं इन्हें याद रखना चाहता हूं ताकि याद रहे कि मैं आपसे भेंट कर चुका हूं। शास्त्री जी ने पंक्तियां फिर से दोहराईं, जिन्हें सूर्यदत्त ने रट लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग चल पड़े। सूर्यदत्त मगध पहुंचा तो उसने शास्त्री जी की वो पंक्तियां एक दीवार पर लिख लीं और कभी कभी उन्हें गुनगुनाता रहता। उसे उन पंक्तियों में कवि की कल्पना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी।
किस प्रकार एक कौवे के कौतुक को देखकर कल्पना में कवि ने सुंदर पंक्तियां रच दी थीं। सूर्यदत्त एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार था। वो मगध का भावी राजा था। मगध नरेश अब वृद्ध हो चुके थे। शीघ्र ही वो सूर्यदत्त को राज्य की बागडोर सौंप देना चाहते थे, परंतु ये कार्य खुशी से संपन्न ना हो सका। मगध नरेश की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। युवराज सूर्यदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ कुटिल और चालाक मंत्री मगध की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वे नए राजा सूर्यदत्त की हत्या की योजना बना रहे थे। राज्य का शाही हजाम गोपाल नाई भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। कुटिल मंत्री ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, गोपाल, यही उचित समय है कि हम मगध की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय में हमने बड़े ही घोटाले किए हैं। अब सूर्यदत्त को उनके बारे में पता लग गया तो वो हमें कारागार में डाल देगा। वो एक दूरदर्शी और युवा राजा है। प्रजा पर उसका बहुत ही प्रभाव है। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए शीघ्र ही उसे परलोक के लिए विदा कर देना चाहिए। गोपाल नाई बोला, आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, जल्दी ही मुझे सूर्यदत्त की सेवा में जाना होगा। वहां मैं उसकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा तेज उस्तरा एक झटके में ही आपकी समस्या दूर कर देगा। यह सुनकर मंत्री ने कहा, शाबाश गोपाल, हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं चलता हूं, किसी ने देख लिया और सूर्यदत्त को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। ये कहकर गोपाल नाई वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनजान परंतु व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूर्यदत्त नए नए नियम बना रहा था। वो सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहता था। एक दिन सूर्यदत्त ने गोपाल नाई को बुलावा भेजा। गोपाल नाई बहुत प्रसन्न हुआ। वो तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में कई दिनों से था। आज उसका और उसके साथियों का मनोरथ पूरा जो होने वाला था। यही सब सोचकर वो कुटिल नाई अपने धारदार उस्तरे को लेकर राजमहल में पहुंचा, जहां सूर्यदत्त उसकी प्रतीक्षा में था। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज की जय हो, कई दिनों बाद सेवक को याद किया है। सूर्यदत्त ने कहा, समय का अभाव है गोपाल। राज्य में कुछ अराजक लोगों ने भीतरी उत्पात मचा रखा है। सबको उसका दंड देकर ही चैन आएगा। गोपाल ने पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि वो एहसान फरामोश लोग कौन हैं? सूर्यदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हुए हैं। तुम जरा जल्दी अपना कार्य करो। गोपाल ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगोया और अपने पत्थर पर उसे घिस घिस कर उसकी धार तेज करने लगा। तभी वहां एक गुप्तचर आया, जिसने राजा सूर्यदत्त के कान में कुछ गुप्त रूप से मंत्रणा की और वहां से चला गया। गोपाल नाई कुछ सुन तो नहीं सका, परंतु उसके मन में शंका हो उठी। उसने सोचा कि उसे अपना कार्य शीघ्र ही कर देना चाहिए। उसने अपने उस्तरे की धार देखी, उसे पानी में भिगोकर पुनः घिसा। तभी राजकुमार सूर्यदत्त अनायास ही कह उठे, घिसता है, रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। ये पंक्तियां सुनते ही नाई के हाथ से उस्तरा छूट गया। वो कपकपा गया। उसे लगा कि अभी जो गुप्तचर आया था वो उसी के बारे में कुछ कहकर गया है और राजा सूर्यदत्त को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके प्राण नहीं बचने वाले, मृत्यु दंड निश्चित है। वो तत्काल ही उस्तरा छोड़कर राजा सूर्यदत्त के पैरों में लिपट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं लालच में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं षड्यंत्रकारियों के साथ हो लिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी शीघ्र ही जान जाएंगे। राजा सूर्यदत्त उस समय हक्के बक्के थे, क्योंकि उन्होंने उस समय तो शास्त्री जी की तरफ से कही हुई कविता की पंक्तियां ही दोहराई थी। वो अपने आप को संभालते हुए नाई से बोले, उठ और साफ साफ बता क्या बात है। नाई बोला, महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण लेने आया था, परंतु आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। राजा सूर्यदत्त ने कहा, क्षमा चाहता है तो शीघ्र अपने साथियों का नाम बता। नाई ने तोते की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। सारे शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई को साक्षी बनाकर सबका भेद खोल दिया गया। सूर्यदत्त ने सबको बंदी गृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब वो इन सारे कामों से निवृत्त हुआ तो सोच में पड़ गया
कि आज एक कविता ने उसका जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि उसके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया। वो कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उसका हृदय शास्त्री जी के प्रति और भी कृतज्ञता से भर उठा था। वो उनके दर्शन के लिए लालायित हो उठा और अगले ही दिन सूर्यदत्त अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर शास्त्री जी के यहां पहुंच गया। जब मगध की शाही सवारी शास्त्री जी के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया। शास्त्री जी ने मगध नरेश और उनके साथियों का भरपूर स्वागत किया। फिर मगध नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों एकांत में पहुंचे तो सूर्यदत्त ने कहा, शास्त्री जी, ये तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु मुझे ये अब पता चला कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। आपकी एक कविता मात्र ने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मुझे भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। आज उसके कारण ही मैं आपके समक्ष जीवित हूं। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझा नहीं महाराज। तब सूर्यदत्त ने अपने साथ घटे घटनाक्रम को सुनाया। शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये तो काली मां की असीम अनुकंपा आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। राजा ने कहा, शास्त्री जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप जैसे परम विद्वान ने मेरा जीवन बचाया और मेरे शत्रुओं को साफ करने में मेरा सहयोग किया। शास्त्री जी बोले, ये तो सब ईश्वर का चमत्कार है। राजा सूर्यदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, शास्त्री जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। शास्त्री जी बोले, आदेश करें मगध नरेश। सूर्यदत्त ने विनम्रता से कहा, आप मेरे साथ मगध चलिए। मैं आपको अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाकर मगध की प्रगति का स्वप्न देखना चाहता हूं। शास्त्री जी ने यह सुनकर कहा, महाराज, ये सम्मान आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, परंतु मैं आपकी यह सेवा करने में असमर्थ हूं। मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला का ऋणी हूं और इस ऋण को उसकी सेवा करके चुकाना चाहता हूं। मुझे कोई अन्य आदेश करें। सूर्यदत्त ने कहा, धन्य है मिथिला, जहां आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मैं आशा करता हूं कि आप एक विद्वान होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही आएंगे। शास्त्री जी ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य राजन, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा सूर्यदत्त ने शास्त्री जी को ढेरों उपहार दिए और वापस अपने राज्य मगध लौट गए। वीरपुर गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से गांव में सूखा पड़ रहा था। लोगों को पीने के पानी की बहुत ही समस्या हो रही थी। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाकर कुछ दिनों तक अपना काम चलाते रहे, लेकिन बाद में दूसरे गांव से भी पानी मिलना बंद हो गया। पूरा गांव पानी की कमी से परेशान हो गया। सारे गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया से एक कुआं खुदवाने की बात करने लगे, जिससे कि गांव के लोगों को सूखे की हालत में भी पीने लायक पानी तो मिल ही जाए। परंतु गांव का मुखिया तेजपाल बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वो लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करने से बचता था। मुखिया ने अपने कंजूस स्वभाव के कारण कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि कुआं खुदवाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और अभी उसके पास धन की व्यवस्था भी नहीं है। गांव के लोग मुखिया की इस बात से काफी निराश हुए। उन्हें पता था कि पंचायत के कामों के लिए धन की व्यवस्था तो है, परंतु मुखिया ही धन खर्च करने में कंजूसी कर रहा है। खैर, सारे गांव वाले वापस लौट गए। उसी गांव में एक आदमी रहता था, चंद्र प्रकाश। गांव वाले उसे चंदू कहते थे। चंदू एक तेज और चतुर आदमी था। उसने बाकी गांव वालों से कहा कि मुखिया अगर कुआं खुदवाने का काम नहीं करवा रहा तो हमें खुद आगे बढ़कर इस काम को करना चाहिए। हम सब मिलकर कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, भाई चंदू, कुआं खोदने का काम कोई आसान काम नहीं है। ना जाने कितनी गहराई पर पानी निकलेगा और ये कोई 2-4 दिन का काम भी नहीं है। इस काम में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं और हम सब में से किसी ने पहले कुआं खोदने का काम किया भी नहीं है। तब चंदू ने कहा, अरे भाई, तुम सब चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करो और कुएं का काम बस शुरू ही कर दो। गांव वालों के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। उन सब ने चंदू की बात मान ली और कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं की खुदाई का काम खुद गांव वाले कर रहे थे। ये बात मुखिया तेजपाल तक पहुंची। उसे पता था कि कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है,
इसके लिए वो मजदूर चाहिए जो कुआं खोदने में माहिर हों। कुएं की खुदाई शुरू करने के बाद एक एक करके दिन बीतने लगे। 2 दिन, 4 दिन और करते करते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कुएं की खुदाई बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। यह भी नहीं पता था कि कितनी गहराई पर पानी निकलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गांव वालों की हिम्मत भी टूटती जा रही थी। जब 10 दिन बीत गए और कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो कुएं की खुदाई करने वाले गांव वालों ने खुदाई का काम रोक दिया। उनका कहना था कि कुआं खोदना उनके बस की बात नहीं है। चंदू ने सबकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन सभी गांव वालों ने कुएं का काम बीच में ही छोड़ दिया और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। ये बात भी गांव के मुखिया तेजपाल तक पहुंची, तो वो मनी मन बहुत खुश हुआ। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें कुएं में से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। उस गंध का पता लगाने के लिए जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, तो जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उसमें से आ रही गंध कुछ और नहीं बल्कि कच्चे तेल की थी, जो उस कुएं में से रिस रहा था। कुएं की सतह पर कच्चा तेल तैर रहा था। इसका मतलब यह था कि इस कुएं के नीचे कच्चे तेल का भंडार होगा। कुछ ही मिनटों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव में तेल का कुआं है। यह बात उड़ते उड़ते मुखिया तेजपाल तक भी पहुंच गई। तेजपाल जितना कंजूस था उतना ही लालची भी था। उसने बिना एक पल भी गंवाए उस कुएं की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई पूरी रफ्तार के साथ शुरू कर दी। दिन रात कुएं की खुदाई का काम चलने लगा। मुखिया को पूरी उम्मीद थी कि इस कुएं में से तेल निकलेगा तो वो मालामाल हो जाएगा। परंतु जब कुएं की खुदाई का काम पूरा हो गया, तो तेल की जगह पर पानी निकलने लगा। गांव वाले कुएं में से निकलते पानी को देखकर खुशी के मारे नाचने लगे, जबकि मुखिया अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कुएं से तेल निकलना चाहिए था, उसमें से पानी कैसे निकल रहा है। असल में यह पूरी करामात चंदू की थी। जिस दिन गांव वालों ने निराश होकर कुएं का काम बंद कर दिया था, उसी रात को चंदू ने 2-3 पीपे कच्चे तेल के उस कुएं में गिरा दिए थे, जिससे कि गांव वालों और मुखिया को लगा कि कुएं में से कच्चा तेल रिस रहा है। बस अपनी इसी तरकीब से चंदू ने पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर दिया। परंतु चंदू ने यह सारा मामला सिर्फ अपने तक ही रखा और किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद से पूरे गांव की पानी की समस्या हल हो चुकी थी। अब अगर गांव में बारिश कम भी होती तो गांव वालों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होती थी। चंदू ने अपनी समझदारी और चालाकी से गांव के कंजूस मुखिया से भी काम करवा लिया। दोस्तों, आशा है ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।